मैं हूँ पूर्वा कोठारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। इस सीरीज में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं डेली 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज और हमारा मकसद है अब की बार रेलवे पार। ये पार्ट 6 है और इस पार्ट में हमने हर क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन का डायग्राम और उसका मैप के थ्रू प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है ताकि आपको वो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रह सके। तो चलिए इस शानदार धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आपको मन में सोचते हुए चलना है और वीडियो के आखिरी में ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए ताकि आपको अपनी तैयारी का आकलन हो सके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्कीइंग, साइकिलिंग, क्रिकेट, तीरंदाजी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है साइकिलिंग। ठीक है, इसका सही आंसर है साइकिलिंग। साइकिलिंग ओलंपिक में सम्मिलित नहीं होता। बाकी के जितने भी गेम आप देख रहे हैं, चाहे वो स्कीइंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो तीरंदाजी हो, ये सारे ओलंपिक का हिस्सा है। ठीक है, ओलंपिक से जुड़े हुए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करें आधुनिक ओलंपिक की तो इसको शुरू करने का श्रेय पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। ठीक है, ये काफी फेमस और काफी आईएमपी नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं हमारी टेनिस के स्टार पीवी सिंधु की, ठीक है, ये टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में रजत पदक जीता था और ये ओलंपिक था 2016 का रियो डी जेनेरो का ओलंपिक। ठीक है, अगर हम अभी 2020 के ओलंपिक की बात करें तो ये होने वाला था जापान के टोक्यो में, लेकिन अभी हाल ही में आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना की महामारी चल रही है, इस कारण से ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो सरप्राइज मैंने आपके साथ शेयर किया था वो सरप्राइज की बारी आ गई है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा डायग्राम जो है ये हमारा ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह है और यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होता है। जो आप ये ब्लू कलर का गोला देख रहे हैं ये यूरोप महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें ब्लैक गोले की तो ये अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं बात करूं रेड सर्कल की तो ये अमेरिका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं ग्रीन की तो ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है और अगर हम बात करें येलो की तो येलो जो है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि येलो महाद्वीप जो है ये एशिया का है और भारत भी एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और चित्र के माध्यम से आपको एकदम इस इमेज को अपने दिमाग में बिठा लेना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, युवराज सिंह, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, एबी डिविलियर्स। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है क्रिस गेल। ये सब आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं, मेरे भी काफी फेवरेट खिलाड़ी हैं। ये क्यों फेमस रहते हैं? क्योंकि ये हर मैच में छक्के लगाने के लिए फेमस है। अब हम बात करें क्रिस गेल की तो क्रिस गेल जो है ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जब भी बात करें हम किसी क्रिकेटर की तो उसकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम बात करें हमारी फेमस भारतीय प्लेयर सुनील गावस्कर की तो इन्होंने सनी डेज करके जो है वो आत्मकथा लिखी थी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इन्होंने बुक लिखी थी प्लेइंग इट माय वे। ठीक है, यहाँ हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं आपको, प्लेइंग इट माय वे। ठीक है, तो यह आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी गई है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का पूरा नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लाइन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेटवर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैंने आपको पहले अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि टेक्नोलॉजी हुआ और हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड ही हो गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे, तो आपको ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है।
थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की, तो इस तरह के एक सर्कल में या फिर एक सीधी रेखा में जो है वो कई सारे कंप्यूटर्स आपस में अगर जुड़े होते हैं तो इसको हम लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये कहाँ पर यूजफुल होता है? अगर किसी एक कंपनी है तो उस कंपनी के 2-4 बिल्डिंग्स है, वहां पर सारे कंप्यूटर इस एरिया नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं मैन की यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो इसका ये आपको पूरा फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर बात करें हम एक ही शहर में दूर दूर स्थित कोई कंपनियां हैं और उनको अगर एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है तो फिर हम मैन का यूज करेंगे। और वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, और इसका उपयोग किया जाता है किन्हीं दो देशों के नेटवर्क को या फिर किन्हीं दो शहरों के नेटवर्क को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो लैन सबसे छोटा नेटवर्क, मैन उससे बड़ा नेटवर्क और वैन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कंपाइलर, डिबगर, प्रोग्राम, इंटरप्रेटर। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के बारे में आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनोकास्टिक निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पारा, गोल्ड, सिल्वर, सीसा। ठीक है, गोल्ड का मतलब होता है सोना, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी, तो ये चांदी का अयस्क होता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चांदी का प्रतीक निम्न में से क्या है तो आपका सही आंसर होगा Ag। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर हम सोने के प्रतीक की बात करें तो उसको Au से दर्शाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिनेबार की तो ये पारे का अयस्क होता है और पारे को हम Hg से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर साइंस से क्वेश्चन आते हैं तो केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। हम आपको डेली चैनल में इस टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं, इनको आपको रोज डेली वॉच करना है और अपने माइंड में सेट करते चले जाना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिक्किम की राजधानी की तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है, अगर हम बात करें सिक्किम के वर्तमान सीएम की तो वो है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, ये अभी वर्तमान में नियुक्त हुए हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। चलिए और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करें सिक्किम की तो जैविक खेती को अपनाने वाला ये पहला भारतीय राज्य, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करें हम सिक्किम के मुख्यमंत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग, ये बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, इनके नाम भारत में ये रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ज्योग्राफी का इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आपके लिए मैप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये छोटा सा जो राज्य बना हुआ है ये है हमारा सिक्किम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है। तो ये चाइना, ये यहाँ पर रहा नेपाल और यहाँ पर रहा भूटान। ठीक है, ये इन तीनों के बीचों बीच स्थित है, इसलिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको मैप का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है पुणे। अभी कोरोना महामारी में अगर आप रोज न्यूज देख रहे थे तो ये नाम काफी चर्चित रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ये रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आई, तो ये कहाँ पर स्थित है? पुणे में। इसके 100% बनने की संभावना है। पुणे जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर मैं महाराष्ट्र की राजधानी की बात करूं तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इसको हम देश की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। सीएम की बात करूं तो है उद्धव ठाकरे। ठीक है, और अगर हम इसके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है इसके भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है,
आपको हर राज्य के बारे में इतनी सी जानकारी तो रखना ही रखना है। और अगर आप डेली वीडियो वॉच कर रहे हैं तो बहुत सारे राज्यों की राजधानी आपको याद हो भी गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है विषुवत रेखा। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, अब मैं आपको मैप के थ्रू समझा देती हूँ। ये जो आप बीचों बीच 0 डिग्री की रेखा देख रहे हैं, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला जो होता है ये होता है दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा 23.5 डिग्री की जो है यहाँ से एक लाइन होकर के गुजरती है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे कहा जाता है। तो ये रेखा जो होती है ये होती है कर्क रेखा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा होती है ये होती है हमारी मकर रेखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अगर मैं बात करूं विषुवत रेखा की, तो ये उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर भागों में हमारी पृथ्वी को बांट देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, भारत, फिनलैंड, जापान। तो चलिए देख लेते हैं सही आंसर। इसका सही आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में मैं आपको हर वीडियो में लगातार बता रही हूँ। अब आपका काम है कि आपको पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की मुद्रा, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं फिनलैंड की, तो फिनलैंड को झीलों की भूमि कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें फिनलैंड के और फैक्ट की, तो फिनलैंड की जो सना मरीन है ये युवा प्राइम मिनिस्टर है, सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री है ये भी आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में नियुक्त हुई है, इसलिए क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी नदी किस नदी को कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है यमुना। ठीक है, अगर मैं बात करूं यमुना नदी की, तो यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर हम गंगा की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ी बोल लें, सबसे लंबी नदी बोल लें, गंगा है। अगर हम बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में देवप्रयाग नामक स्थान पर गंगा यमुना का संगम होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देवकी नंदन खत्री, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं, तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम ये इन्होंने ही लिखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। पहली बार भारत का जो राष्ट्रगीत संविधान सभा ने अपनाया था वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी दिन हमारे राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था, इसलिए ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, आलू के उत्पादन से, सोयाबीन के उत्पादन से। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है मछली उत्पादन से। वही अगर मैं बात करूं दुग्ध उत्पादन की, तो ये श्वेत क्रांति आई थी, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। मैं बात करूं सोयाबीन उत्पादन की, तो इसको हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। और आपने सबसे इंपॉर्टेंट तो सुना ही होगा, हरित क्रांति काफी चर्चा में रहती है। तो ये हरित क्रांति जो थी ये फसलों के उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, यहाँ पे आपके इतने फैक्ट क्लियर हो गए हैं जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो था ये हमारे यहाँ पर 712 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए आया था। ठीक है, और ये सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। उसके बाद तो लगातार मुस्लिमों के आक्रमण हुए। मैं बात करूं महमूद गजनवी की, तो 17 बार
इसने हमारे भारत पर आक्रमण किया। मैं बात करूं मोहम्मद गौरी की, तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। इस तरह से हमारे देश में कई मुस्लिम आक्रमणकारी आए और भारत से अपार धन संपदा को लूट करके ले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आवेश, विद्युत धारा, धारिता, तापमान। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है धारिता। और अगर मैं बात करूं कि विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे, तो वो दिए थे माइकल फैराडे ने, और उन्हीं के नाम पर जो है ये फैराडे करके जो है वो धारिता का मात्रक रखा गया है। आवेश की बात करूं तो ये कूलाम जो है इसकी इकाई है। विद्युत धारा की बात करूं तो इसकी इकाई एम्पियर है। अगर मैं तापमान की बात करूं तो इसकी इकाई जो है वो केल्विन है या फिर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये एग्जाम में इस तरह की इकाई पूछी जाती है, इसलिए आपको अच्छे से इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। चलिए देख लेते हैं सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। अगर मैं बात करूं तुलसीदास की, तो 532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और 623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया था, जो घर घर की शोभा है, ये एक प्रसिद्ध महाकाव्य था। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बैंगनी, लाल, नीला, सफेद। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है लाल। ठीक है, आपने बचपन से अभी तक पढ़ा होगा, एक बहुत ही फेमस सूत्र है, बेजानी, हप्पी, नाला। ठीक है, हम इसके थ्रू जो है इंद्रधनुष के रंग याद करते हैं। बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, लेकिन जब क्रम की बात करते हैं तो सबसे जो ऊपरी भाग में होता है वो होता है लाल। लाल से स्टार्ट होकर के सबसे नीचे जो कलर आता है वो आता है बैंगनी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अब लाल रंग की अगर मैं बात करूं तो लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि लंबी दूरी तय करता है, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है। इस कारण ये बिखरता नहीं है। इसीलिए लाइट के सिग्नल्स में लाल रंग का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी रोशनी काफी दूर तक जाती है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। लैम्बडा इक्वल टू होता है 1/ν। यहाँ पर जो आपका लैम्बडा होता है ये होता है तरंगदैर्ध्य, और यहाँ पर जो आपका न्यू होता है ये होता है आवृत्ति। इस पर बेस्ड कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 345। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 343। ठीक है, अगर मैं बात करूं राजभाषा की, तो राजभाषा का जो प्रावधान है वो भाग 17 में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विक्षोभ का जनक किसे माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। आपने पढ़ा होगा लाल, बाल और पाल। ठीक है, इन तीनों को जो है वो उग्रवादी नेता माना जाता है। ये गरम दल के नेता भी माने जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो थे ये काफी गुस्से वाले लोग हुआ करते थे, और इन्होंने जो है वो भारत में एक क्रांति ला दी थी, इसीलिए इन्हें भारतीय विक्षोभ का जनक माना जाता है। अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक की, तो इनकी काफी प्रसिद्ध रचना थी गीता रहस्य, और ये गरम दल के नेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 या 4। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है 3। ये 3 अंग कौन कौन से हैं? तो एक अंग है इसका राज्यसभा, दूसरा अंग है इसका लोकसभा, और एक और अंग है इसका राष्ट्रपति। ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
अगर मैं बात करूं राज्यसभा की तो इसे उच्च सदन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो इसे निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा की अगर बात करें तो इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 अक्टूबर, 5 सितंबर, 11 नवंबर या 2 दिसंबर। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 11 नवंबर। ठीक है, क्योंकि इस दिन ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे और इनका जन्म दिवस 11 नवंबर को होता है। इसीलिए इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको हमारे हर वीडियो में लास्ट में 5 धमाकेदार वन लाइनर करंट अफेयर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि करंट अफेयर की तैयारी आपकी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए पहला फैक्ट देखते हैं। विभिन्न पुरस्कार राशियों को बढ़ा दिया गया है। जो पुरस्कार राशियां हर वर्ष प्रदान की जाती हैं उसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसकी राशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं अर्जुन अवार्ड की, इसकी राशि को 5 से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा ध्यानचंद अवार्ड की बात करें, इसकी राशि को 5 से 10 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो इसकी राशि को भी 5 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। ये सारे पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो ये 29 अगस्त के दिन प्रदान किए जाते हैं। इस दिन खेल दिवस होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। एक काफी फेमस पर्सनालिटी और वो किस खेल के खिलाड़ी है ये भी बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये मंडुआडीह रेलवे स्टेशन यूपी में है। यूपी की राजधानी, यूपी के चीफ मिनिस्टर और यूपी के राज्यपाल भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है। अब आपको एग्जाम में गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का नाम देकर के पूछ लेंगे कि ये किस विधा से जुड़े हुए हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये एक फेमस भारतीय क्रिकेटर है। अगला है, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे घाट पुल का निर्माण मणिपुर में किया गया है और इसकी जो लागत है वो है 280 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब आपको करना ये है कि मणिपुर की राजधानी, मणिपुर के सीएम और मणिपुर के राज्यपाल तीनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में ही आपको ये बताया था। अगला है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं राकेश अस्थाना। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है तो आपको ये भी याद रखना है। अगर मैं बात करूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तो ये जो है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों देशों की सीमा पर रक्षा करती है भारत की, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है। चलिए, इस प्रकार से हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हर वीडियो को लाइक किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाते हैं जिनकी एग्जाम में आने की 100% संभावना होती है। और हम हमारे इस चैनल पर आपको बहुत जल्दी ही ये स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि RRB NTPC में अपने स्कोर को कैसे बूस्टअप करें। अगर आप वो हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम अपनी वीडियो अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही इस चैनल पर हम बहुत जल्दी आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं करंट अफेयर्स की वीडियो, स्टैटिक GK को याद करने की ट्रिक के साथ बहुत सटीक तरीका